हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ नए प्रश्नों के साथ जो मैंने आपको मॉडल पेपर में नहीं सॉल्व कराया था, तो आज मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा देंगे। जो आपके पेपर में बहुत जल्द ही पेपर हो रहा है, तो उसमें आपको जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बताएंगे। जो लॉन्ग आंसर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से मैं आपको लॉन्ग आंसर यहाँ पे बताने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये रहेगा आज के कि जो आपको मॉडल पेपर में मैंने सॉल्व नहीं कराया था, उसमें से जो प्रश्न छूटे हुए थे वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा देंगे, जिससे कि आपके पेपर में थोड़ा सॉल्व मिल जाए और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर लीजिए। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक कि आज की क्लास में कुछ नया प्रश्न है और अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से तैयारी भी करेंगे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले मॉडल पेपर में हमने सॉल्व कराया था, कुछ लॉन्ग आंसर में बताया था प्रश्न जो आपको मैं नहीं बता पाया था, तो इस वजह से आज यहाँ पे हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाएगी और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकेंगे। तो इस वजह से आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न लेके आएंगे। तो प्रश्न कैसा था, प्रश्न किस प्रकार है, जो आपके पेपर में आने की संभावनाएँ हैं और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि यहाँ पे आपको जो हिंदी उपन्यास है उसके उद्भव को लिखना है और विकास दोनों को, यानी कि उसका उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, इस पे संक्षिप्त आपने एक निबंध छोटा सा लिखना है। तो ये आपका लॉन्ग आंसर का प्रश्न है। इसमें आपको इससे क्या है कि अगर आप इसको तैयारी करते हैं तो आपको लॉन्ग आंसर का तो तैयारी हो ही रहा है, प्लस में आपका सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर, उसका में वेरी शॉर्ट आंसर, ये दोनों आपके तैयार कर लेते हैं। तो इस वजह से आपको ये प्रश्न सॉल्व कराते हैं। आंसर में आपका आता है कि जो उपन्यास है, तो उपन्यास का मतलब होता है उपधन्यास। उपन्यास का शब्द एक ऐसा शब्द है जो भारत से यानी कि अर्थों में जो भारत के पहले से ही यह प्रचलित होता था। यह एक विधा जो है वो अंग्रेजी भाषा के नॉवेल से युक्त किया गया है। अब यही अगर आपको लिखना है तो जो उपन्यास की जो व्युत्पत्ति हुई, तो उपधन न्यास यानी कि उप का मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब है वस्तु, यानी कि जो समीप की वस्तु होती है उसी को हम उपन्यास कहते हैं। जो समीप की वस्तु पर हम चर्चा करें, उस पे हम गणनाएँ करें, या उस पे जो हम किसी चीज़ का निर्णय लें, या उस पे हम कीर्ति एक निबंध लिख दें, तो उसी को हम उपन्यास कहेंगे। आँखों देखा हाल किया गया ही हम उसे उपन्यास कहेंगे। तो ये आपका आता है उपन्यास। अब इसमें लिखेंगे उपन्यास की जो व्युत्पत्ति हुई है वो उपधन न्यास से हुई है, जिसके यानी कि उप मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब होता है न्यास का मतलब वस्तु, यानी कि समीप का वस्तु। तो उपन्यास के अनुसार जीवन के समीप आने वाली वस्तु या कीर्ति को उपन्यास भी, यानी कि जो जीवन के अनुसार यानी कि वस्तु व्युत्पत्ति के अनुसार, उपन्यास के व्युत्पत्ति के अनुसार जीवन के जो समीप आने वाली वस्तु है या कीर्ति है, वस्तु हो चाहे कीर्तियाँ हो, उसको हम क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। उपन्यास शब्द विभिन्न अर्थों में भारत में बहुत पहले से ही प्रचलित है, लेकिन एक विधा के रूप में अंग्रेजी आज यह शब्द जो है वो नॉवेल का पर्याय रूप है। पर्याय मतलब होता है पर्यायवाची, यानी कि उसका अन्य रूप हो गया। हिंदी में उपन्यास का श्री गणेश संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद से ही हुआ, लेकिन सच्चे अर्थों में उपन्यास का जो प्रारंभ माना जाता है वो कब माना जाता है, भारतेंदु युग से होता है। हिंदी उपन्यास का जो विकास है वो यात्रा निम्नलिखित रूप से है। कौन कौन से हैं, भारतेंदु युग से आपका उपन्यास युग माना जाता है, और इसमें आपका 3 भाषाओं में डिवाइड किया गया, यानी कि 3 उपन्यास को 3 विकास यात्रा में हमें डिवाइड को मिलता है। पहला तो आपका आता है का नंबर कि पराग प्रेमचंद युग, जो 1873 से स्टार्ट होता है और 1903 तक उपन्यास चलता है। फिर आता है खा नंबर प्रेमचंद युग, जो 1903 से और 1936 से। उसका फिर थर्ड नंबर है प्रेमचंदोत्तर युग, जो आपका अभी तक सदियों सदियों तक चला आ रहा है। उसका फिर इसमें आपका दिया गया है, अब इसमें भी आपका 2 प्रेमचंदोत्तर में भी 2 आपके वो दिए गए हैं,
इसमें आपका दिया गया है फर्स्ट नंबर कि प्राक में स्वतंत्र युग और नंबर है स्वतंत्र युग। ये दो युग आपके प्रेमचंदोत्तर युग में आते हैं, जो 36 से 47 तक और 47 से अद्यतन, यानी कि अद्यतन का मतलब होता है आज तक, यानी जो अभी इस पल भर का समय जो चल रहा है उसे हम स्वतंत्र युग कहते हैं। तो मतलब जैसे जैसे युग बीतता गया उसी के अनुसार जो उपन्यास का युग आया, यानी कि बदलता गया, उसी तरीके से इसका भी अपना कार्य चलता गया। अब आपका आता है प्राक प्रेमचंदोत्तर युग, प्राग प्रेमचंद युग। इसमें आपका ये दिया गया है प्राग प्रेमचंद युग में, इसके मतलब इसका तात्पर्य क्या है, इसमें छोटा सा लिखना है। यह वह युग है जिसमें 1857 की स्वाधीनता के प्रथम संग्राम के उपरांत कुछ दिन शांत रहने के बाद राजनीतिक चेतना पुनः अंगड़ाई लेने का मतलब होता है फिर से उस पर अमल करने लगा, यानी कि उस पर क्या हो गया कि कार्यरत हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में भारतेंदु जी ने पौराणिक उपन्यास, जो आप पौराणिक उपन्यास जो है वो क्या है आपका मदालसोपाख्यान लिखा, मदालसोपाख्यान। अब आपको ये जो है जिनका आप ऑप्शनल क्वेश्चन होता है उसमें ये प्रश्न बहुत बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भारतेंदु जी क्या है वो पौराणिक उपन्यास कौन सा है। आपका सोपाख्यान दिया जाएगा और 3 आपका अलग से ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से आपका ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया जाएगा। तो आपको अगर आपको सही तो यहाँ पे आप गोली कर सकते हैं, खा नंबर का ABCD जैसे आपका दिया जाता है वैसे आप कर सकते हैं। फिर आपका आता है श्रद्धाराम फुलौरी ने भाग्यवती लिखा, इसका अनुप्रब्ध है। और फिर उपन्यास लेखन की जो परंपरा ही चल पड़ी, भांति भांति की घटनाओं से भरे उपन्यास घटना प्रधान उपन्यास कहे गए। इसमें आपका तिलस्मी हो गया, जासूसी और अद्भुत आदि थे। देवकीनंदन खत्री जी के चंद्रकांता संतति हो गया, भूतनाथ आदि तिलस्मी उपन्यास। जबकि तारा जी का तारा, रजिया बेगम, लवंगता, लखनऊ की कब्र आदि ऐतिहासिक उपन्यास हैं। सामाजिक उपन्यासों में भाग्यवती हो गया जो सामाजिक उपन्यास हैं, परीक्षा गुरु हो गया, आदर्श दंपत्ति हो गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है परीक्षा गुरु किसकी रचना है, उपन्यास है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि जो परीक्षा गुरु है ये किसका उपन्यास है। तो आप लोग इसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये प्रश्न का आंसर देना है कि परीक्षा गुरु किसकी उपन्यास है। फिर आपका आता है आदर्श दंपत्ति हो गया, नूतन ब्रह्मचारी हो गया, मालती माधव और आपका सनातनी धर्म उपन्यास है। तो ये आपके आते हैं प्राग प्रेमचंद युग के अनुसार। तो ये सारे आपके जब यानी कि प्रेमचंद युग का वो जो उपन्यास का स्टार्टिंग हो प्राग प्रेमचंद युग का, तो सबसे पहले किसने लिखा था, भारतेंदु जी ने अपनी पहली पौराणिक उपन्यास था जो मदालसोपाख्यान था। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। फिर आपका आता है खा नंबर, सेकंड है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग में आपका आ जाता है कि राजनीतिक दृष्टि से यह गांधी युग माना था। जो प्रेमचंद युग माना गया इसे कहते हैं हम गांधी युग बोलते हैं। इसमें प्रगतिशील समाज अंगड़ाई लेने लगा था और जो सांस्कृतिक संघर्ष भी पिछड़ा हुआ था। ऐसे समय हिंदी साहित्य काशी में अवतरण हुआ और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जो उनका पहला उपन्यास था रूठी रानी, यानी कि प्रेमचंद जी का जो पहला उपन्यास था प्रेमचंद युग में वो कौन सा था, रूठी रानी, जो 1898 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ज्ञातव्य है यानी कि प्रेमचंद जी ने अपने पहले उर्दू में लिखना शुरू किया था और प्रेमचंद एवं उनके समकालीन जो विशंभर शर्मा कौशिक हैं, सियाराम शरण गुप्त आदि उपन्यासकारों ने यथार्थवादी, अब इसमें आपका आता है यथार्थवादी शैली में आदर्शवादी की प्रतिष्ठा की और सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने वाले उपन्यासकारों में से जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, चतुरसेन शास्त्री जी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र आदि, ये सारे आपके सामाजिक यथार्थ नग्न के रूप में उपन्यासकार हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है रोमांटिक उपन्यासकारों में जो वृंदावन लाल वर्मा जी हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली जी, और भावात्मक उपन्यासकारों में जो आपके आते हैं राधिका रमण जी, राम रहीम, पुरुष नारी, गांधी, टोपी, चुंबन और चांटा, सियाराम शरण गुप्त जी के जो नारी गोद है, हृदय जी है जो मनोरमा मंगल प्रभात है आदि, ये सारे आपके प्रेमचंद युग के अनुसार आते हैं। तो इस तरीके से जो प्रेमचंद युग का पहला उपन्यास जो लिखा गया प्रेमचंद जी द्वारा वो आपका उपन्यास जो है वो रूठी रानी 1898। तो ये आपके
आते हैं उपन्यास जो हैं वो प्रेमचंद युग में। उसके अंदर फिर जो कुछ हैं जो महादेवी वर्मा जी की हैं, जो झांसी की रानी जैसी हो गई, मृगनयनी हो गई, तो ये आपके महादेवी वर्मा जी की उपन्यास है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं जो प्रेमचंद युग से में लिखा गया, और उनकी जो लेखन शैलियाँ थी, किस प्रकार उन्होंने लिखी थी, तो ये सारे अपने अपने रोमांटिक में लिखा गया था, सामाजिक यथार्थ के रूप में लिखा गया था। उसके बाद में फिर भावात्मक उपन्यास करने की, जिसके भाव प्रकट होते थे उसके बारे में, तो ये सारे अलग अलग तरीके से उपन्यास लिखे गए। उसके बाद में फिर जो उपन्यास का तीसरा युग स्टार्ट हुआ प्रेमचंदोत्तर युग में। प्रेमचंदोत्तर युग में बताया गया है कि यह युग जो था वो बौद्धिकता प्रधान वाला युग था, यानी कि बौद्धिकता प्रधान वाला युग माना गया था। इसमें भौतिकवाद का जो प्रधान दिया गया था वो कोरी भावुकता का नकार आज के युग के प्रमुख विशेषता मानी गई है। जो प्रधान और कोरी भावुकता थी उसको नकार, यानी भावुकता का नकार आज के युग की प्रमुख विशेषता मानी गई है। और जो प्रेमचंदोत्तर युग के हैं इसके दो भागों में वर्गीकृत कर किया है। पहला तो मैंने आपको बताया कि प्राक शतांत्र युग और दूसरा शतांत्र युग। ये दोनों आपको इसके भी दो, जो प्रेमचंद युग दिया गया है इसके दो जो भेद दिए गए हैं, यानी कि दो वर्गीकरण क्या है, दो भागों में विभाजित किया गया है, उसमें से भी आपको थोड़ा चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे इसमें आपका आता है कि प्राक शतांत्र युग में, कि इस युग में सामाजिक और पारिवारिक जो मूल्यों का विघटन प्रारंभ हो गया था और साम्यवादी प्रभाव बढ़ रहा था। इसमें दर्शन के क्षेत्र में जो अंतस चेतनावाद और अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद का प्रबल दिया गया था इस युग में। अब इसमें आपका फिर आता है, इस युग में जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए, जो फ्रायड एडलर जी हैं एवं जुंग का प्रभाव, इस तरीके से उपन्यास यहाँ प्राक शतांत्र युग से स्टार्ट होने लगा। और इन उपन्यासों में आप क्या मिलते हैं, जैसे ज्ञानेंद्र कुमार का हो गया परख, सुनीता, सुखदा, त्यागपत्र, इलाचंद जोशी जी का था संपाति, जहाज का पंछी, जिप्सी, अज्ञेय जी की सच्चिदानंद हिरनवास है, अज्ञेय जी का रचना जो है वो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप आदि। और फिर उसके बाद में आपके मिलते हैं व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में, जिससे आपके आते हैं भगवती चरण वर्मा हो गए, उपेंद्र नाथ अस्क जी हो गए, रामेश्वर शुक्ल अंचल हो गए, विष्णु प्रभाकर आदि। ये आपके मार्क्सवादी दर्शन और साम्यवादी दलों की विचारधारा में प्रेरित उपन्यास के समाजधारी धारा के उपन्यास, इनको क्या कहता है, समाजवादी धारा के उपन्यास कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो प्राक शतांत्र युग हुआ वो इनमें आपको साम्यवादी दलों के विचारधारा से प्रेरित होकर के उपन्यासों में ये समाजवादी धारा के उपन्यास के रूप में कहा जाएगा। तो ये आपके प्राक शतांत्र युग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है 12 नंबर, फिर आता है इसमें आपका शतांत्र युग। अब शतांत्र युग में क्या चीज़ें कही गई हैं वो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत विश्लेषण कर देते हैं। इसमें आपको जो कही गई है वो स्वाधीन भारत के अंतर्गत कहा गया है। जिसे स्वाधीन भारत में हुआ आपका, जैसे जब भारत आपका स्वतंत्र हुआ, यानी कि जो गुलामी से आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में किस तरीके से ये आगे बढ़ा और हमारे उपन्यास का जो कलात्मक भाव आए, उसके बाद में फिर इसमें जो क्रांति आई वो किस प्रकार है, यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है और इसमें से आपको कुछ चीज़ें पढ़ना भी है। जैसे स्वाधीन भारत में जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में नई चेतना का आविर्भाव हुआ, जो हमने अभी आप जिस बात पे हमने चर्चा कर रहा था। जैसे आपका नए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्य विकसित हुए। जैसे इसमें आपका आगे राजेंद्र यादव जी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, शैलेश मटियानी, गिरधर गोपाल, अज्ञेय, इलाचंद जोशी, नागार्जुन जी, रेणु जी हो गए आदि इस युग के कुछ अति ख्यात प्राप्त लेखक हैं। इस युग में महिला उपन्यासकार भी में जैसे बाढ़ सी आ गई हो, यानी कि उनमें से कितनी आ गई, जैसे ममता कालिया जी हो गई, मन्नू भंडारी हो गई, कृष्णा सोबती, शिवानी, दीप्ति खंडेलवाल, प्रतिमा वर्मा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेवंदा, कृष्णा अग्निहोत्री, रजनी पाड़िक्कर, चंद्रकांता आदि ये आज की प्रमुख महिला उपन्यासकार हैं। आज का जो उपन्यास है वो बुद्धिजीवी मानव और मध्य वर्ग का महाकाव्य है। उसमें बदलते मानव मूल्यों की जीवन अभिव्यक्ति, नारी जीवन के मूल्यों में हुए परिवर्तनों को आज का उपन्यास जीवन का स्वरूप देता है। प्रेमचंद के रूप में उसका जो अतीत गौरवशाली है,
तो आज का प्रेमचंदोत्तर उपन्यास भी अत्यंत समृद्ध है और उसका जो भविष्य है वो क्या है, स्वर्गोज्जल है। तो ये स्वतंत्र युग के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य किए गए थे वो आपको यहाँ पे समझना है, और इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें, इसमें कुछ फैक्ट इस तरीके से जो लिखना ही लिखना है आपको। तो ये मैंने आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो लिखना है आपको पेपर में, वो आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसमें हमने आपको जो जितने भी आपको दिए गए थे वो हमने आपको यहाँ पे हेडिंग के अनुसार बता दिया। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि राहुल संकृत्यायन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न आपका है, हम जैसे आप लिख सकते हैं कि राहुल संकृत्यायन जी का जीवन परिचय लीजिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे आंसर में कि राहुल संकृत्यायन का जो जन्म हुआ वो 9 अप्रैल 1993 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में हुआ था। पंदहा में उनका ननिहाल था, जबकि उनके पंदहा से 10 मील दूर उनकी पैतृक निवास था। यानी कि साफ तौर से अगर हम कहें तो ये क्या कहते थे, ये अपने मामा के यहाँ रहते थे। उनके पिता का नाम था गोवर्धन पांडे तथा माता का नाम था कुलवंती था। राहुल जी का मूल नाम था केदारनाथ पांडे और संकृत्यायन उनका गोत्र का नाम था। जो संकृत्यायन था उनका क्या नाम था, उनका गोत्र का नाम था। और राहुल नाम उनका तब मिला जब उन्होंने 1930 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म होने से के पूर्व राहुल जी को दामोदर स्वामी के नाम से भी पुकारा जाता था। जो राहुल जी है वो बौद्ध धर्म जब उन्होंने स्वीकार किया और फिर इन्होंने राहुल जी को कि वहाँ पे एक और पदवी नाम से दिया गया है कि दामोदर दास स्वामी, तो इनका उपनाम और वहाँ पे दिया गया। उसके बाद फिर आपका आता है राहुल संकृत्यायन जो घुमक्कड़ी धर्म के प्रभावित यानी कि वो क्या थे, वो थोड़ा टहलने वाले के रूप में थे, यानी कि भ्रमण करने वाले। उन्होंने आजीवन नए नए स्थानों की यात्रा की और देशाटन से विभिन्न विषयों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे वो जिस राज्य में जाते वो अलग अलग प्रकार से उन्होंने भाषाएं, और देश विदेश में किस तरीके से भाषाएं हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के शैली कैसी, भाषा कैसी, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने सीखने का प्रयास किया। उसके बाद में फिर जो उनकी वृत्ति थी विविध धर्मी थी, इसलिए कभी बैराग के प्रति आकर्षण बढ़ा तो कभी घुमक्कड़ी ने जीवन को प्रभावित किया। राजनीति में भी प्रभावित थे, फलतः जेल जीवन भी बिताना पड़ा। हिंदू धर्म से विमुख होकर बौद्ध धर्म अपनाया और दीर्घकाल तक श्रीलंका में रहे। कई वर्षों तक यूरोप की यात्रा करते रहे और कालांतर में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सामाजिक आंदोलन से भी जुड़े रहे। राहुल संकृत्यायन ने प्रभुत साहित्य सर्जन किया और उन्होंने दर्जन भर कहानी और उपन्यास लिखे, जिसमें सतमी के बच्चे, सिंह सेनापति, जय योधेय, बोलगा से गंगा, विस्मृत यात्री आदि महत्वपूर्ण है। जो देसी विदेशी तमाम विद्वानों की जीवनियाँ लिखी। यात्रा वृत्ति के क्षेत्र में उन्होंने नए प्रतिमान स्थापित किए और बौद्ध धर्म संबंधी अनेक ग्रंथों का सर्जन किया। संस्कृत और तिब्बती भाषा में भी इन्होंने ग्रंथ लिखे और इस प्रकार राहुल संकृत्यायन के जो कृतित्व है वो अत्यंत ही उत्कृष्ट एवं पुष्कल थे। और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो घुमक्कड़ी के शैली के आकार के थे, इसलिए इन्होंने अपने इसी शैली पर इन्होंने एक अपना कीर्ति लिखी थी अथातो घुमक्कड़, जो राहुल संकृत्यायन जी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीर्ति है अथातो घुमक्कड़। तो ये आपको बार बार पेपर में भी पूछा जाता है अथातो घुमक्कड़ किसकी रचना है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करने में आ जाता है। तो कुछ आपके ऐसे प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो मैंने आपका उपन्यास का उद्भव और विकास के बारे में बताया था कि उसका उद्भव किस तरीके से हुआ, विकास किस तरीके से, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आपके पेपर में पूछा भी आता है। सेक्शन बी में भी आपको पूछा गया था और सेक्शन ए में भी आपकी प्रश्न पूछा जाता है। तो सेक्शन ए और बी में, सेक्शन ए में आपको केवल किस तरीके से प्रश्न लिखना है वो भी हमने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूँगा। इसमें आपको सेक्शन ए में थोड़ा सा आपको ऊपर का 2 हेडिंग लिख देना है, उसका फिर इसके जो आपके भेद हैं उसके बारे में लिख देना है, बस इतने आपको सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में आपको थोड़ा थोड़ा करके लिख देना, सेक्शन में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा।
तो तैयारी आपको सेक्शन सी वाला करना है। जैसे भी आपके प्रश्न पेपर पूछा जाए वैसे आप कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको आज के इस वीडियो में आपको हमने ये सारे प्रश्न बता दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहें। तो इस तरीके से आज आपको यहाँ पे हमने ये सारे प्रश्न बताया। तो दोस्तों अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।